नमस्कार दोस्तों, डी के जॉब इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भारत में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं या ऑफिसर बनना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आपके बहुत काम के रूप में आने वाला है। दोस्तों, भारत में कितने टाइप के ऑफिसर होते हैं और वो कैसे बने जाता है ऑफिसर, ये मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। और उन ऑफिसर बनने के लिए आपको कौन कौन सी योग्यता की आवश्यकता पड़ती है और उस ऑफिसर का क्या काम होता है और उनकी पगार पेमेंट क्या होती है, तो ये सारी जानकारी हम अपने इस वीडियो में आपको इस सीरीज में आपको देंगे। तो आज के इस वीडियो में स्पेशल, क्योंकि ऑफिसर एक तो होते नहीं है, बहुत सारे ऑफिसर होते हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी अगर हम एक वीडियो में बनाएंगे। तो हम पूरी एक सीरीज लेके आए हैं कि कितने ऑफिसर होते हैं भारत में, आप उनको कैसे बन सकते हैं वो ऑफिसर, और उनकी क्या क्या योग्यताएं होती हैं। तो आज के इस वीडियो में स्पेशल हम जो देश का सबसे बड़ा ऑफिसर है, हाँ, जो देश का सबसे बड़ा ऑफिसर है, सबसे पावरफुल पद है, जो जिसमें सर्वसत्ता, ये समझ लो, जिसमें कि सबसे ज्यादा पावर निहित होती हैं, उसके विषय में आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे। तो स्पेशल उन लड़कों के लिए जो अभी 9-10वीं में हैं, बहुत ही यूजफुल होगा। क्योंकि अगर आपको ऑफिसर बनना है तो तैयारी आपकी वहीं से चालू हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बीएससी या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं उसके बाद सोचें कि ऑफिसर, तब तक तो बहुत देर हो जाती है, फिर आपको गिनती पहाड़े फिर से चालू करने पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत में ऑफिसर बने तो आप तैयारी 9-10 से ही चालू कर दें। अगर आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी तैयारी करना है। तो ये वीडियो स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है और उनके लिए भी है जो कर चुके हैं, वो भी कर सकते हैं तैयारी। ऐसा नहीं है कि उनका समय निकल गया है, तैयारी के लिए समय अभी नहीं निकला है। तो हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि आप वो ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, कौन सी योग्यता आपके पास होनी चाहिए और कहां से तैयारी करनी है, कौन सी तैयारी करनी है। तो ये सारी जानकारियां हम अपने इस सीरीज में, ऑफिसर सीरीज में, आपको अपने चैनल के माध्यम से देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं भारत के जो सबसे पावरफुल पद है जो ऑफिसरों में, वो है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इसके विषय में आज हम अपने इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। ये होता क्या है, इसके क्या काम होते हैं और इसका सिलेक्शन कैसे होता है और इनकी पेमेंट क्या होती है, इनकी परेशानियां क्या होती हैं, इनमें अच्छाइयां क्या होती हैं, सब पूरी तरीके से जानकारी देंगे। और आपको इसके लिए कहाँ जाकर के तैयारी करना है, कैसी तैयारी करना है, क्या क्या एग्जाम में आता है, सब कुछ कंप्लीटली बताएंगे हम अपने आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। IAS, जैसा कि नाम है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो ये होता क्या है और कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि इनकी भर्ती कैसे होती है, भर्ती की प्रक्रिया क्या है। इनकी भर्ती के लिए एक आयोग होता है देश में, जिसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे होता है, जिसमें कि पूरे देश के जितने भी नागरिक हैं सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो किसी भी राज्य के हों। और दूसरा एक होता है प्रत्येक राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन अपना अपना, वो राज्य में ही नौकरी कर सकते हैं। उस राज्य, जिस राज्य से वो भर्ती हो रहे हैं उसी राज्य में वो नौकरी कर सकते हैं। तो उसके विषय में हम बाद में बात करेंगे, पर अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सेंट्रल लेवल का होता है। वो कौन कौन से ऑफिसरों को भर्ती करता है भारत सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए, ठीक है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक जितने भी सेंट्रल लेवल के अधिकारी होते हैं उन सबकी भर्ती करता है। और इसमें ही एक एग्जाम होता है जिसका नाम होता है सिविल सर्विसेज, जिसका नाम क्या है, सिविल सर्विसेज। तो ये सिविल सर्विसेज का एक एग्जाम निकलता है, उसमें बहुत सारे ऑफिसरों की भर्ती होती है। उन सबकी जानकारी हम अपने इस सीरीज में आपको बताएंगे, कौन कौन से ऑफिसर होते हैं और वो कैसे बनते हैं। तो
बहुत सारे ऑफिसरों में ये सबसे जो पहला लोगों की चॉइस होती है, सबसे ज्यादा जो पसंद करते हैं, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, इससे बड़ा देश में कोई भी ऑफिसर नहीं होता है, वो है IAS। तो आज हम इसी के विषय में आपको जानकारी देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऑफिसर बने और इतने पावरफुल पद पे बैठें, इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठें, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप देश में IAS बनना चाहते हैं तो आपके पास कोई स्पेशल डिग्री की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ग्रेजुएशन होना है किसी भी स्ट्रीम से। ये समझ लो, चाहे आप BA हैं, BCom है, BBA है, BSc है, कुछ भी हो, यहाँ तक कि आप MBBS हो, इंजीनियरिंग हो, BTech हो, कुछ भी हो, MCA हो, जो भी किया हो आपने, BCA किया हो, कुछ भी टेक्निकल डिग्री या नॉन टेक्निकल डिग्री कुछ भी हो आप, ये बस ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। फिर आप इसके लिए अप्लाई करने योग्य हो जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अप्लाई तो कर दे देंगे, पर अब इसमें पेपर में आता क्या है? तो इसके पेपर में बहुत कुछ आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अप्लाई करने से आप बन जाओगे IAS। बहुत ही पावरफुल पद है, इसके विषय में हम बताएंगे बाद में, पर सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आप बन कैसे सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इस एग्जाम में आपसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहती है कि एक सब्जेक्ट में आपको चूज करना है, एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। उस सब्जेक्ट में आपको पूर्णतया ये समझ लो, पूरी तरीके से परिपूर्ण होना चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए उसका डेप्थ में। अगर आपको वो नॉलेज है, ऐसा नहीं कि आपने BSc किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से और आपने इतिहास से वो सब्जेक्ट चूज किया है, हाँ कर सकते हैं आप, इतिहास भी कर सकते हैं, राजनीति करते हैं, सोशोलॉजी कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर सकते हैं, यहाँ तक कि फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री इनसे भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें यार ये BSc के सब्जेक्ट काम के नहीं है तो हम दूसरे सब्जेक्ट से तैयारी कर लें, उसको भी तैयार कर सकते हैं। हिंदी साहित्य कर सकते हैं, उर्दू कर सकते हैं, कोई भाषा कर सकते हैं, MA इंग्लिश से या हैं आप तो इंग्लिश भी ले सकते हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, उसका एग्जाम आपका होगा। और 4 जनरल नॉलेज के एग्जाम होते हैं इसमें, जो अभी हम डिटेल में बताएंगे पहले। तो आपको जो मैंने बताया, एक सब्जेक्ट आपको अपना रखना है, भले आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो, पर उससे भी हटके आप अपना एक सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छी बात है सिविल सर्विसेज में। तो अगर आपके पास एक सब्जेक्ट की अच्छी जानकारी है, नहीं है तो आपको करना है। इसलिए मैं कहा है कि अगर आपको ऑफिसर बनना है तो कक्षा 9 से ही आपकी प्रिपरेशन चालू हो जानी चाहिए। नहीं है तो आप 11वीं 12वीं से चालू कर सकते हैं, नहीं है तो आप ग्रेजुएशन में ही चालू कर सकते हैं। तो भी आपको 3 साल तैयारी करने के या 4 साल आपको तैयारी करने के इस एग्जाम के मिलते हैं, क्योंकि आप पहले से अगर जानकार होंगे इस एग्जाम के विषय में क्या होता है, कैसे तैयारी करना होता है, कैसे इसमें पेपर आते हैं, तो आप वो सब्जेक्ट पहले से ही चूज कर लें। ऐसा नहीं कि आपने इतिहास से आपको ये सिविल सर्विसेज एग्जाम देना है और आप ग्रेजुएशन साइंस से कर रहे हैं या फिर कॉमर्स से कर रहे हैं, तो वो फालतू का है, आपने फालतू उसने समय वेस्ट किया है। आप शुरू से ही एक सब्जेक्ट चूज करें और अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उसी पे चलते जाएं और इस एग्जाम की तैयारी करें। इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है सिर्फ आपके लिए, उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि ऑफिसर बनना बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, तैयारी अगर आपकी है तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और जो लोग सफल होते हैं वो एक पूरी रणनीति और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं, इसलिए वो सफल होते हैं। तो इस वीडियो से अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आप भी निश्चित सफल होंगे, कहीं ना कहीं तो आप जाकर लग जाएंगे। ये है। तो ये तो हुई। अब इस एग्जाम में होता क्या है? इस एग्जाम में सिलेक्शन का प्रोसेस ऐसा होता है कि ये प्री एग्जाम होता है सभी लोगों का कॉमन। तो प्री में 2 पेपर होते हैं, एक तो जनरल नॉलेज का होता है जो सभी को देना होता है, एक आपका सब्जेक्ट का होता है। तो अगर आप सब्जेक्ट का एक आपका मैथ रीजनिंग टाइप का, इस टाइप का अर्थमेटिक मैथ ऐसा जनरल नॉलेज टाइप का होता है, एक होता है जनरल नॉलेज का पूरा,
और एक होता है मैथ और रीजनिंग टाइप का, तो वो और भाषा के 2-4 क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपको पास करना होता है। 2 एग्जाम होंगे, 2 पेपर होंगे, और वो आप अगर उनमें क्वालिफाई हो, वो दूसरा तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, पहले से ही आपकी मेरिट बनती है। तो अगर आप ये पहला एग्जाम पास कर लिया आपने तो मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब अगर आप मेंस में आ गए, पहले तो इसका प्री बहुत कठिन होता है, डरा नहीं रहा हूं, तैयारी करेंगे तो वो कठिन कुछ नहीं होता है इस दुनिया में, क्योंकि जो पेपर बना रहा है वो भी तो कहीं ना कहीं से आया है इतने बड़े पद पे, तो कठिन नहीं होता है, अपना दायरा बढ़ाना है तैयारी के साथ साथ। फिर उसके बाद आता है मेंस एग्जाम। तो मेंस एग्जाम में क्या होता है, इसमें मेंस एग्जाम में आपके 4 पेपर होते हैं जनरल नॉलेज के, और वो जनरल नॉलेज के 4 पेपर, फिर इसके बाद सब्जेक्ट के 2 पेपर, एक पेपर आपका होता है इंग्लिश का, एक पेपर होता है आपका निबंध का। निबंध आपको लिखना पड़ता है, वो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बस अगर आप ये पास कर जाते हैं, फिर इसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू पास कर लेते हैं, फिर आपकी बनती है मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट के आधार पे आपको ऑफिसरों के पदों का आवंटन होता है और राज्य का आवंटन होता है। उसी मेरिट पे सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑफिसर मिला है और कौन सा राज्य मिलेगा, या केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में कहां आपको सर्विस करनी है। तो ये है। अब राज्य सरकार में कौन कौन जाते हैं, तो 3 ही इस एग्जाम सिविल सर्विसेज में 3 ही ऐसे पद हैं जो कहीं भी देश में किसी भी जगह काम कर सकते हैं। हाँ, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कहीं भी काम कर सकते हैं वो, उनको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस। तो कौन कौन से हैं ये, तो ये है, पहला पद है IAS, दूसरा पद है IPS इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरा पद है IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 ऐसे हैं जो देश में कहीं भी काम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पूरे एग्जाम में जो पद है वो है IAS, सबसे पावरफुल पद, सबसे बड़ा पद। इससे बड़ा कोई ऑफिसर पूरे देश में नहीं होता है। ये जहां भी जाते हैं, ये जिस डिपार्टमेंट में पोस्ट होते हैं उस डिपार्टमेंट में हेड बन के ही पोस्ट होते हैं, ये सबसे बड़े बन के ही पोस्ट होते हैं। अगर इनसे बड़ा कोई होगा तो वो सिर्फ एक IAS ही होगा जो कि इनसे सीनियर होगा। तो इनकी सीनियरिटी जैसे बढ़ती जाती है इनके पद भी बढ़ते जाते हैं, पर इनके ऊपर बिना IAS वाला कोई भी अधिकारी नहीं होगा। ये सर्वोच्च अधिकारी, पूरे देश में सर्वोच्च अधिकारी कौन है, IAS यही है। तो ये मिलता कैसे है, जो हमने एग्जाम बताया था उसमें जो मेरिट लिस्ट बनती है, अगर आप उस मेरिट लिस्ट में, अगर सरकार ने कहा कि हमें सिर्फ 100 लड़के IAS में लेने हैं और टोटल सिलेक्ट हुए 800, तो आपकी रैंक उसमें क्या आनी चाहिए, अगर आप जनरल में है तो आपकी रैंक 50 तक ही आनी चाहिए। 50 से नीचे होगी तो जो कोटा वाले हैं, OBC वाले हैं, SC ST वाले हैं वो ले जाएंगे, महिला वाले हैं, तो आपको उसमें 50 तक अगर जनरल में है तो आपको AIS मिल जाएगा। अगर नीचे गए तो आपको वो दूसरे पद मिलेंगे, उनके विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको IAS चाहिए है तो आपको वो 100वीं रैंक तक आना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। तो प्रथम 100 जो लड़के हैं अच्छे जो उच्च मेरिट लिस्ट के और उनने IAS पहला ऑप्शन दिया है तो उनको वो IAS मिल जाता है। अब IAS मिल गया आपको, पर काम क्या है, तो वैसे तो बहुत सारे लोग जानते होंगे इसके विषय में, पर इसके काम क्या है। इसका सबसे महत्वपूर्ण नाम है, इसका दूसरा जो नाम है जिसको दूसरे रूप में जो जानते हैं वो हम लोग जानते हैं कि जिला कलेक्टर। जी हाँ, जिला कलेक्टर कौन होता है, जिले का DM कौन होता है, DM जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होता है, ये IAS ही होता है। ये IAS जो बनते हैं उन्हीं को ही हम जिला कलेक्टर या DM बनाते हैं। अब इसका काम क्या होता है, पूरे जिले का मालिक समझो इसे, क्या समझो, पूरे जिले का मालिक होता है ये। जिले में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो सिंचाई डिपार्टमेंट हो, चाहे अपना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, या मतलब कहना चाहिए टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, या मेडिकल का डिपार्टमेंट हो, शिक्षा का डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट, उनके अपने ऑफिसर होते हैं। पर उन सभी के ऊपर कौन बैठता है, उन सभी को मैनेज कौन करता है, यही जिला कलेक्टर, इसको बोलते हैं IAS। तो यही मैनेज करते हैं, इतना पावरफुल पद है। ये
जितने भी डिपार्टमेंट है, पुलिस हो, पुलिस के ऊपर भी जो आईपीएस बनते हैं, उसके विषय में बाद में बताएंगे हम, उनके ऊपर भी ये आईएएस बैठते हैं। तो सोचो कितनी इसमें पावर होगी। अब ये प्रमोशन पाते हैं तो ये मंडल स्तर पर कमिश्नर बनते हैं, जिनके अंडर में 4-5 कलेक्टर होते हैं। और प्रमोशन पाते हैं तो ये किसी भी डिपार्टमेंट में, राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के, इन दोनों के डिपार्टमेंट में जो कि सचिव होते, कैबिनेट सचिव, किसी मंत्रालय में सचिव होते ना, वो बन जाते हैं। सर्वोच्च अधिकारी, उस डिपार्टमेंट के सर्वोच्च अधिकारी, वहां तक जा सकते हैं ये लोग, रिटायरमेंट तक। तो और कोई नहीं जा सकता, और कोई भी ऑफिसर जा नहीं सकता, सिर्फ आईएएस ही जाते हैं। तो अगर आपको ये सारे पद चाहिए हैं, जैसे कि समझो आप एक शिक्षा डिपार्टमेंट है, और शिक्षा डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा हेड होगा, रेल जो शिक्षा मंत्री के नीचे, चाहे वो केंद्र में हो और चाहे राज्य में हो, तो जो सचिव होगा उसका सेक्रेटरी, वो कौन होगा? आईएएस। तो अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो हमने जो बताया था कि आपको वो तैयारी कक्षा 9 से ही चालू कर देनी चाहिए। बहुत ही टफ एग्जाम होता है, पर डरा नहीं रहा हूं, बताऊंगा आपको कि वो सरल कैसे होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कक्षा 9 10वीं से ही तैयारी चालू कर देना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको एक सब्जेक्ट चुनना होगा। एक सब्जेक्ट आपको पक्का करना होगा कि यही सब्जेक्ट हमें सिविल सर्विसेज के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे लिए ये सब्जेक्ट अच्छा है, तो आप उसको 9 10वीं से लेकर के 11वीं 12वीं और अपनी ग्रेजुएशन में पूरा 7 साल तक पढ़ेंगे उसको। तो 7 साल तक जब एक ही सब्जेक्ट पे आप जोड़ देंगे तो आपकी तैयारी उसमें बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही आप उस एग्जाम में बैठने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और क्या करें साथ साथ में से एग्जाम के लिए? इसमें आप जैसे 9-10 में एक सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया कि हमने हिस्ट्री से करना है, या भूगोल से करना है, या इकोनॉमी से करना है, या पॉलिटी से करना है, जो भी साइंस से करना है, या बायोलॉजी, केमिस्ट्री में, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, या किसी भाषा से करना है, तो वो आप सिलेक्ट कर लो शुरू से ही, और उस पर ही फोकस करो, उस पर ही तैयारी करो सबसे ज्यादा। अब ये हो गया। साथ साथ में आपको इसके जनरल नॉलेज, यानी जितने भी विषय हैं आपके, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, या भूगोल हो, या फिर आपका मैथ हो, सब साइंस हो, सबकी तैयारी करते हुए जाना है। जब आप ऐसा करते हुए ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करेंगे तो आपकी आधे से ज्यादा तैयारी तो अपने आप हो जाएगी। अब इसके बाद जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, या फिर ग्रेजुएशन में ही आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं तैयारी के लिए, क्योंकि बिना कोचिंग के ये एग्जाम क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है, टफ है थोड़ा। तो इसके लिए आपको सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन है कहाँ? तो सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन इसके लिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, आईएएस बनने के लिए, दिल्ली के मुखर्जी नगर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो तैयारी कराते हैं। ये आप वहां जाएं और कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करें और अपनी तैयारी करें। दूसरा इलाहाबाद, और तीसरा पटना, जयपुर, भोपाल, ये यहाँ भी तैयारी के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशन इस तैयारी के लिए हैं। तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाएं और अपनी तैयारी वहां पर करें। तो वो क्या करते हैं कि आपका जो इतना बड़ा कोर्स है, आपको नहीं पता कि उसमें क्या आना है क्या नहीं आना है, तो इतने बड़े कोर्स को इतने छोटे में समाहित कर देते हैं कि आपको इतना पढ़ना है। तो आप अपनी तैयारी अपने स्तर पर तो करेंगे, जितना उन्होंने बताया वो और करें साथ में तैयार, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और साथ साथ में इसमें एक काम और करना होगा आपको, जो निबंध है, जो निबंध की प्रतियोगिता इसमें होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नंबर का खेल उसमें बहुत ही अच्छा होता है। जिसका अच्छा निबंध होगा, जो अच्छा लिखेगा, उसी को ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो आप लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करें इस एग्जाम के लिए। तो जितना अच्छा लिखेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा। जो भी आप तैयारी करें उसको लिखें, लिखित रूप में तैयार करें, पढ़े नहीं अकेला, पढ़ के लिखें,
तो आप लिखेंगे तो आपकी स्किल्स जो याद करने की है वो बढ़ जाएगी। अब निबंध की भी तैयारी आप शुरू से ही चालू कर दें। अब इसमें एक चीज और है महत्वपूर्ण, कि जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न कैसा है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, करंट में क्या पूछा जा रहा है। ऐसा तो नहीं 20 साल के पहले के क्वेश्चन आप उठा के देखें, ऐसा नहीं। जो करंट में अभी 2-4 साल में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन पेपरों को 2-4 साल के पहले के पेपरों को आपको डाउनलोड करना होगा। अब वो कहां से करेंगे, ये यूपीएससी की साइट पे आपको मिल जाएंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट होती है ऑफिशियल, उस पर आपको मिल जाएंगे पिछले साल के पेपर्स। आप उनको डाउनलोड करें और अपने क्षमता को देखें कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आपकी क्षमता के अनुसार है कि नहीं है। अगर हैं तो आप इसकी तैयारी करें, अगर नहीं है तो आप इसमें ना जाएं। आपको लगता है कि ये हमारी तैयारी या हमारी क्षमता से बाहर है तो मत करो। थोड़ी छोटी जो ग्रुप सी की पोस्ट है उनके लिए तैयारी आप करें और वो आसानी से निकाल सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि हम बहुत मेहनती हैं और 100% अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान देते हैं तो आपके लिए ये एग्जाम बिल्कुल सही है। और एक बार मेहनत कर ली अगर आपने, तो ये समझ लो जीवन भर आपको फिर दोबारा पछताने की जरूरत नहीं होती है, कोई जॉब बदलने की जरूरत नहीं होती है। इन जो यूपीएससी के थ्रू, जो सिविल सर्विसेज के थ्रू जो जॉब भर्तियां निकलती हैं, अगर इनमें से एक भी पद आपको मिल जाए तो आपको फिर किसी और जॉब या भर्ती की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। आप इनसे पूरा जीवन भर अपने आप को संतुष्ट रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी जॉब होती हैं और उनमें स्पेशली आईएएस, जैसा कि हमने बताया था आईएएस के विषय में, तो आईएएस तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक अफसर बने भारत में, ऑफिसर बने भारत में, और वो भी आईएएस, तो आपको तैयारी कक्षा 9-10 से ही चालू कर देनी चाहिए अपने सब्जेक्ट का चुनाव करके। बिल्कुल तैयारी, और ये कोई कठिन नहीं है उन लोगों के लिए जो लड़के स्पेशली अपना पढ़ाई में 100% देते हैं पर उनको रास्ता पता नहीं होता है, जिससे वो यहाँ वहाँ छोटे मोटे एग्जाम देके छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं। फिर कहते हैं कि अरे वो तो मेरा दोस्त था, देखो आज वो ऑफिसर हो गया। तो वो पछताने का मौका ना हो। आईएएस की पेमेंट क्या होती है, तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद होते हैं, इनकी पेमेंट जो है इनिशियली ये लोग जो आते हैं 5400 ग्रेड पे में आते हैं। 5400 ग्रेड पे में सभी ऑफिसर आते हैं, पर इनके प्रमोशन अलग अलग होते हैं। इनके प्रमोशन बहुत फास्ट होते हैं। जैसे आईएएस का प्रमोशन बहुत फास्ट होता है। अगर आप 5400 इनिशियल ग्रेड में आते हो, 2 साल की ट्रेनिंग होती है आपकी, फिर उसके बाद आपको एसडीएम दिया जाएगा। एसडीएम के बाद आपको अपर कलेक्टर और फिर कलेक्टर, जिला कलेक्टर बना दिया जाएगा। तो आपकी इनिशियल पेमेंट इसमें लगभग 70 से 80 हजार के बीच में स्टार्टिंग होगी और धीरे धीरे वो इतनी ज्यादा बढ़ती जाती है, फिर आपको उस पेमेंट पे ध्यान देना नहीं होता है। बहुत ही अच्छे प्रमोशन है इसमें, और क्योंकि पद इतना दमदार है तो प्रमोशन तो होंगे ही अच्छे। तो पेमेंट के विषय में नहीं सोचना है। जिसको जुनून है वास्तव में कि हमें कुछ करना है, सेवा करनी है, वही लोग इसमें जाएं। पेमेंट का सवाल नहीं है इसमें। एक सेवा करने का इतना पावरफुल पद है ये कि आपको पूरे जिले को मैनेज करना है, या किसी डिपार्टमेंट में दिया गया है पर्टिकुलर, तो पूरे डिपार्टमेंट को मैनेज करना है। उस पूरे डिपार्टमेंट के आप मुखिया हैं, पूरे जिले के मुखिया हैं आप, या किसी स्पेशल जैसे केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट में लगाया तो आप उस पूरे देश के मुखिया बन जाएंगे अपने डिपार्टमेंट के। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए कि हमें ये बनना है, ना कि पेमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो पेमेंट तो बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी है इसकी पेमेंट तो है ही। पेमेंट को मत देख करके पैशन अपना करो, पेमेंट तो अपने आप ही मिलेगी। तो मौका ना हो तो आप ये वीडियो देखें और वीडियो देख करके अपनी तैयारी चालू करें। अगली वीडियो में हम आपको इसी सिविल सर्विसेज के दूसरे पदों के विषय में जानकारी देंगे कि वो ऑफिसर कौन से होते हैं और वो कैसे बनते हैं और उनकी पेमेंट क्या होती है। तब तक के लिए नमस्कार।